चलिए टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आइडियल गैस। क्या एजम्पशन है आइडियल गैस के लिए? बच्चों क्या एजम्पशन है आइडियल गैस के लिए? जल्दी बताइए। सर आइडियल गैस होना चाहिए। क्या होना चाहिए आइडियल गैस? दो कंडीशन लिखवाई थी ना मैंने आप लोगों को। जल्दी बोलिए भाई। एनीवन? When a substance is said to be ideal gas, So no cohesive force. क्या कंडीशन बताई थी? सर नो कोहेसिव फोर्स। एनीवन? So no cohesive force and total volume of atom is negligible. हाँ विवेक, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? आवाज नहीं आ रही क्या मेरे पास तक? आइडियल गैस के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ atoms of gas must be negligible as compared to total volume of gas और सेकेंड कंडीशन होती है द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ गैस आर निग्लिजिबल। चलिए, अगर मान लो ये मेरे पास में सपोज दिस इज ये बॉटल है और इस बॉटल में वाटर भरी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि भैया इस वाटर के एटम्स का वॉल्यूम कितना होगा, तो वाटर के एटम्स का वॉल्यूम जो है वो इस वाटर के वॉल्यूम के बराबर ही होगा। या मैं कह सकता हूं कि जितना इस वाटर का वॉल्यूम है उतना ही इसके एटम्स का भी वॉल्यूम है। अगर मैं कोई सॉलिड कंसीडर करूं, मैं अगर ये मोबाइल कंसीडर करता हूं तो इस मोबाइल के एटम्स का वॉल्यूम इस मोबाइल के टोटल वॉल्यूम के बराबर है। तो इस हिसाब से ये वाटर या ये मोबाइल कैन नॉट बी कंसीडर एज आइडियल गैस, लेकिन इस कमरे में एयर भरी हुई है। अब इस कमरे में जो एयर भरी हुई है, इस एयर के एटम्स का मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो बच्चों ये वॉल्यूम इस रूम के वॉल्यूम की तुलना में निग्लिजिबल होगा। तो पहला पॉइंट यह है कि जो एयर के या गैस के एटम्स का वॉल्यूम है वो उसके टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में निग्लिजिबल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए, आवाज तो आ ही नहीं रही है, तो आई अज्यूम कि इट इज क्लियर। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि कोहेसिव फोर्स बिटवीन द एटम्स, अगर हम लिक्विड या सॉलिड कंसीडर करते हैं तो उसके बीच में एप्रिशिएबल कोहेसिव फोर्स लगता है, जिसकी वजह से एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। और यही कारण है कि लिक्विड और सॉलिड के एटम का वॉल्यूम
लिक्विड या सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर होता है। लेकिन अगर हम आइडियल गैस मान रहे हैं तो उनके एटम्स के बीच में कोई कोहेसिव फोर्स नहीं होना चाहिए, यानी कि निग्लिजिबल कोहेसिव फोर्स होना चाहिए, जिसको हम निग्लेक्ट कर सकें। तो ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन है जिस कंडीशन में हम किसी गैस को आइडियल गैस अज्यूम कर सकते हैं। दीज आर द कंडीशन जिसमें हम किसी गैस को आइडियल गैस कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करें। अब अगर हम लोग कि practically no gas is ideal gas, कोई भी गैस प्रैक्टिकली आइडियल गैस नहीं होगा, क्योंकि उसके एटम्स का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ही, बिल्कुल निग्लिजिबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ही, और कुछ ना कुछ कोहेसिव फोर्स भी एक्ट करता है। तो प्रैक्टिकली नो गैस इज आइडियल, बट गैस approaches towards ideal gas when first its pressure approaches zero and temperature approaches infinity। तो गैस जो है वो आइडियल गैस की तरफ अप्रोच करेगी अगर उसका प्रेशर जो है वो जीरो की तरफ जाए और टेम्परेचर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाए। दूसरे शब्दों में कहें कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा और जितना कम प्रेशर होगा, गैस का बिहेवियर उतना आइडियल गैस की तरफ होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो और जितना कम प्रेशर हो, उतना गैस जो है वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव करेगी। अभी ये बात तो ठीक है कि प्रेशर कम होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कितना कम कितना ज़्यादा प्रैक्टिकली क्या मैं कभी, अब तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या प्रैक्टिकली हम कभी आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल हम बिल्कुल बिल्कुल हम प्रैक्टिकली आइडियल गैस को कंसीडर कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? एटमॉस्फेरिक gases such as O2 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, CO है, और inert gases can be consider ideal gas if not given otherwise। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस जितनी भी हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको बाय डिफॉल्ट आप लोग आइडियल गैस जूम कर सकते हो, और जो आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे, ये प्रॉपर्टीज को आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा refrigerants and water can also be considered ideal gas, can also be considered ideal gas when they are in superheated region and property table is not provided। Property table is not provided।
एटमॉस्फेरिक गैसेज जो भी है उनको आप आसानी से आइडियल गैस कंसीडर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपका ऐसा ना लिखा हो कि ये रियल गैस की तरह बिहेव कर रहा हो और उसके लिए आपको कोई इक्वेशन ना दी हो, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट आइडियल गैस मान सकते हैं। इसके अलावा आप वाटर को भी आइडियल गैस मान सकते हो, प्रोवाइडेड पहली कंडीशन कि वाटर जो है वो सुपर हीटेड रीजन में होना चाहिए। वाटर जो है वो सुपर हीटेड रीजन में होना चाहिए, पहली कंडीशन। वाटर या रेफ्रिजरेंट अगर सुपर हीटेड रीजन में है, पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन की मेरे पास प्रॉपर्टी टेबल नहीं दिया है, मेरे को प्रॉपर्टी टेबल नहीं दिया है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो आप उसको आइडियल गैस नहीं मानोगे वाटर को। अब सुपर हीटेड रीजन क्या होता है, देखो एक सिंपल सा डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ, कल अपन इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वाटर है बच्चों, इस वाटर को मैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहा हूँ, तो पहले जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर राइज होगा और वो अपने सैचुरेशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा, अपने सैचुरेशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा। और जब वाटर अपने सैचुरेशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा और उसके बाद हम हीट सप्लाई कंटिन्यू करेंगे, हीट सप्लाई कंटिन्यू करेंगे तो ये अपना फेज चेंज करेगा, यानी कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। और जब ये कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद अगर हम हीट सप्लाई कंटिन्यू करते हैं तो ये जाएगा सुपर हीटेड रीजन में। तो बच्चों ये पॉइंट 1 से मैंने हीटिंग स्टार्ट करी, 1 2 3 और ये मेरे को पॉइंट मिला 4 और ये पॉइंट मेरे को मिला से 5। तो बच्चों इसमें 0.4 और 0.5, 0.4 और 0.5 आर इन द सुपर हीटेड रीजन। तो 0.4 और 0.5 के लिए अगर आपको वाटर की प्रॉपर्टी निकालनी है या रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी निकालनी है तो आप इसको आइडियल गैस मान सकते हो यदि आपको प्रॉपर्टी टेबल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन अगर मेरा जो सब्सटेंस है वो 0.3 के लेफ्ट साइड में आ रहा है, यानी कि लिक्विड और वेपर का मिक्सचर मिल रहा है, तो उस परिस्थिति में हम सब्सटेंस को आइडियल गैस नहीं मान सकते, चाहे मेरे को प्रॉपर्टी टेबल गिवन हो या कि ना गिवन हो। इज इट क्लियर? क्या आवाज ही नहीं आ रही है, बड़ा दिक्कत है बच्चों, आवाज का दिक्कत। चलिए तो ये मैं जूम कर रहा हूँ, चलिए थैंक यू, आप लोगों का रिस्पॉन्स आ गया, चलिए ठीक है। तो 0.3 के लेफ्ट साइड में आप कभी भी इसको आइडियल गैस नहीं मान सकते हो। 0.4 और 5 पे अगर है और आपके पास प्रॉपर्टी टेबल नहीं है तो आप इसको आइडियल गैस मान के क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं 0.4 और 0.5, 0.4 और 0.5 ये दो पॉइंट्स पर सब्सटेंस को आइडियल गैस मान रहा हूं। 0.4 पे मैंने प्रॉपर्टी निकाली, 0.4 पे मैंने प्रॉपर्टी निकाली इसको आइडियल गैस मान के, तो मेरे को प्रॉपर्टी मिला PI4। और जब मैंने इसको स्टीम टेबल से कैलकुलेट किया तो मेरे को प्रॉपर्टी मिला PS4। PI4 और PS4 कौन सी वैल्यू करेक्ट है? PI4 और PS4 कौन सी वैल्यू करेक्ट है? S4 करेक्ट है, क्योंकि S4 जो है वो हम प्रॉपर्टी टेबल से निकाल रहे हैं और हम जानते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, वी नो दैट S4 जो है हम स्टीम टेबल से निकाले हैं, तो ये वैल्यू जो है वो करेक्ट है। तो इसका मतलब PS4 माइनस PI4 इज इक्वल्स टू एरर, ये मेरे को मिला एरर 0.4 पे। और फिर मैंने कैलकुलेट किया एरर 0.5 पे, मैंने निकाला PS5 माइनस PI5 और ये मेरे को मिला एरर 5। व्हाट वुड बी द रिलेशन बिटवीन E4 एंड E5? What would be the relation between E4 and E5? क्या दोनों बराबर होंगे? नहीं, इक्वल गलत आंसर है, गलत आंसर है। दोनों इक्वल नहीं होगा। E4 इज ग्रेटर, वेरी गुड वेरी गुड। E4 वुड बी ग्रेटर, E4 वुड बी ग्रेटर, क्योंकि देखो बच्चों E4 पे टेम्परेचर कम है और E5 पे टेम्परेचर ज्यादा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेरे सब्सटेंस का बिहेवियर आइडियल गैस की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे ये आइडियल गैस की तरफ जाएगा मेरा एरर जो है वो कम होता जाएगा। तो 0.5 पे गैस वाटर जो है वो ज्यादा
आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा एज कंपेयर टू 0.4। तो मेरे को जो एरर मिलेगा 0.5 पे वो एरर कम होगा, वो एरर कम होगा क्योंकि 0.5 पर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, 0.5 पर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से गैस का या वाटर का जो बिहेवियर है वो मोर अबाउट आइडियल गैस होगा एज कंपेयर टू 0.4। so I will obtain the error at 0.4 would be higher as compared to error at 0.5। एरर तो दोनों ही पॉइंट पे मिलेगा क्योंकि कभी भी कोई सब्सटेंस एक्चुअली आइडियल गैस तो होगा नहीं। एरर दोनों पॉइंट पे आपको मिलेगा, लेकिन जो 0.5 पे एरर है वो कम होगा एज कंपेयर टू एरर एट 0.4। आई होप this would be clear to everybody. If you have any doubt, please post in the comment section. चलिए, आई होप कि इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चले हम लोग। तो अब डायरेक्टली मेरे को ये समझ में आ गया कि अब जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं वो आइडियल गैस के लिए है, और आइडियल गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इक्वेशंस है, वो हम फटाफट डिस्कस कर लेंगे। अब ज़्यादा काम नहीं बचा हमारे पास में। फर्स्ट, ideal gas equation, ideal gas equation, whatever equations I am writing over here are only valid for the ideal gas, are only valid for the ideal gas। तो ये पहली इक्वेशन मेरे पास है, ideal gas equation, that is PV is equals to N, R is known as the universal gas constant and T is the temperature। So here we consider P in kilopascal, V इन मीटर क्यूब, गैस का वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, N नंबर ऑफ केजी मोल्स, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट R बार is known as the universal gas constant, and it has a value equal to 8.314 किलोजूल पर केजी मोल केल्विन, किलोजूल पर केजी मोल केल्विन। sorry, this P would be in Pascal, sorry, P would be in Pascal, V is in मीटर क्यूब, और यहाँ पे जो मैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकालूंगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल जब मैं कैलकुलेट करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स N क्या होता है, N इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट, मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे अपने को मास जो है वो केजी में रखना है, यहाँ पे अपने को जो मास पुट करना है दैट हैज टू बी इन केजी। तो इस चीज़ को अपन ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब नॉर्मली हम लोग ये इक्वेशन मैकेनिकल में ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं वो अपन देख लेते हैं। PV is equals to N universal gas constant and T, so that is PV is equals to N को मैं लिख सकता हूँ मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट म्यू R बार इंटू T। So I can write the equation PV is equals to M R bar upon mu into T, and we define R bar divided by mu is equals to characteristic gas constant R, characteristic gas constant R. So we have the equation PV is equals to MRT. We have the equation PV is equals to MRT. बच्चों, अब यहाँ पे जो R है, ये जो R है इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। This is known as the characteristic gas constant. तो बच्चों डिफरेंस फाइंड आउट करिएगा
ये आर बार जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट चाहे कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी गैस हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर बार का वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 8.314 किलोजूल पर केजी मोल केल्विन। लेकिन ये जो आर है, ये जो आर है, इस आर का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये आर का वैल्यू गैस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अब जैसे मान लो मेरे को ऑक्सीजन के लिए निकालना है आर, ऑक्सीजन के लिए आर निकालना है, तो उसके लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, 8.314 डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 32। नाइट्रोजन के लिए निकालूंगा तो मेरे को अलग वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, 8.314 डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय 28। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये सारे गैसेस के लिए अलग अलग होगी, जबकि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमको कोई भी गैस हो, वी विल ऑब्टेन द सेम वैल्यू। इज दैट क्लियर? एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो सर लिखा है बेटा, नो सर का क्या मतलब है, क्लियर? हाँ क्लियर, चलिए आई होप कि इट वुड बी क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये ध्यान रखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस है, जबकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है वो हमेशा उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, 8.314 किलोजूल पर केजी मोल केल्विन। चलिए नाउ we have internal energy of ideal gas. Internal energy of ideal gas. Internal energy U of ideal gas is the function of its temperature. तो अगर मेरे को चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, du चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू CV T2 minus T1. Change in internal energy CV T2 minus T1, where CV is known as specific heat at constant volume. Specific heat at constant volume. अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों एक बात समझने की है, इसको ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप लोग क्या गलती करते हैं कि इंटरनल एनर्जी मेरे को मिल रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज CV T2 माइनस T1, CV T2 माइनस T1, ये मेरे को चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल रहा है। आप लोग क्या गलती करते हो, क्योंकि यहाँ पे CV लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप ये समझ जाते हो कि ये इक्वेशन को मैं सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए यूज करूंगा। ऐसा नहीं है, ये इक्वेशन को मैं सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को के लिए यूज करूंगा, ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है और ये प्रोसेस से इंडिपेंडेंट है। तो अगर आइसोबारिक प्रोसेस है और वहां पे भी आपको अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है बच्चों, तो वो CV T2 माइनस T1 ही होगा। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है और आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो अगेन वो CV T2 माइनस T1 होगा। तो ये जो इक्वेशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस हो, इस चीज को फिर से ध्यान में रखिए कि बार बार आप लोग गलती करते हो, और बताने के बाद भी आप बोलते हैं सर ये तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, यहाँ पे आपने इंटरनल एनर्जी CV T2 माइनस T1 क्यों लिख दिया? क्या मैं एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी CV T2 माइनस T1 लिख सकता हूँ? सब लोग आंसर करिए फटाक से। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस कैन आई राइट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू CV T2 माइनस T1? यस नो, जल्दी रिप्लाई करिए फटाक से। करेक्ट बात है, वेरी गुड, चल ठीक है, वेरी गुड। कोई भी प्रोसेस हो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ एक चीज से है, और वो मतलब है कि सब्सटेंस आइडियल गैस होना चाहिए। प्रोसेस आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस विल ऑलवेज बी CV T2 माइनस T1 ही रहेगा। तो प्रोसेस अपने को देखने की जरूरत नहीं है, Now we have enthalpy of ideal gas. Enthalpy of ideal gas. H is again the function of
temperature. Enthalpy of ideal gas, enthalpy is again the function of temperature, and if I have to calculate the change in enthalpy, that is Cp T2 minus T1, and again it is independent of the process. It is independent of the process. तो चाहे आइसोकोरिक प्रोसेस हो, एडियाबेटिक प्रोसेस हो, अगर चेंज इन एंथैल्पी पूछा है आइडियल गैस के लिए तो वो Cp T2 minus T1 ही होगा. Cp we know it is the specific heat at constant pressure. Specific heat at constant pressure. चलिए now I have the equation. Five, that is Cp divided by Cv is gamma, and the value of gamma depends on the gas. So gamma is equals to 1.33 for monoatomic gas. Such as helium. हीलियम के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है के लिए गामा जो है वो आपको 1.33 मिलेगा. गामा बिकम्स 1.4 फॉर डाइएटॉमिक गैस. एटॉमिक गैस. सो O2 है, N2 है, कोई भी डाइएटॉमिक गैस होगा O2 N2, तो उसके लिए आप जो गामा की या एयर के लिए भी गामा. एयर बेसिकली क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड बोथ आर द डायटोमिक गैसेस. तो एयर के लिए भी गामा का वैल्यू जो है वो हम लोग 1.4 ही लेंगे. एंड गामा इज इक्वल्स टू 1. अरे सॉरी यार, इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा ना, इसको करेक्ट करिएगा. दैट इज 1.67 फॉर मोनोटॉमिक गैस. इट इज 1.67. डायटोमिक इट इज 1.4. 1.33 for triatomic. Triatomic gas such as CO2. Triatomic gas है तो उसके लिए अपन 1.33 लेते हैं. एंड गामा इज नियरली इक्वल टू 1.29 फॉर पॉलीएटॉमिक. अगर 3 से ज़्यादा एटम होते हैं तो अपन नियरली उसकी वैल्यू 1.29 ले लेते हैं. अगर 3 से ज़्यादा आइटम है तो अपन उसकी वैल्यू जो है रफली वो 1.29 के बराबर ले लेते हैं. बच्चों, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़े अपन अब. तो ये अब आखिरी क्वेश्चन अपने पास बच जा रही है. Equation number 6, and that is Cp minus Cv is equals to R. Cp minus Cv is equals to R. And बच्चों keep in mind this R is characteristic gas constant. This is characteristic gas constant है ना, ये universal gas constant नहीं है constant. अब from equation number 5 and 6, इक्वेशन नंबर 5 थी मेरे पास में Cp बाई Cv इक्वल टू गामा. Cp बाई Cv इक्वल टू गामा. और इक्वेशन नंबर 6 मेरे को मिली Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ Cp की वैल्यू. दैट विल बी गामा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1. एंड आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Cv, दैट इज R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1. R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1. तो बच्चों क्या है कि मैं सारे गैसेस के लिए तो Cp और Cv का वैल्यू नहीं याद रख सकता, लेकिन अगर मेरे को मान लो किसी भी गैस के लिए निकालना है, सपोज N2 के लिए मेरे को निकालना है Cp और Cv का वैल्यू, तो मैं आसानी से निकाल लूंगा. N2 है यानी कि डायटोमिक है, तो गामा का वैल्यू मेरे को मालूम चल गया 1.4, राइट. इसके बाद R मेरे को कैलकुलेट करना है N2 के लिए, तो R भी मैं निकाल लूंगा 8.314 डिवाइडेड बाय 28. तो मेरे को R मिल गया, गामा मिल गया, तो मैं आसानी से Cp और Cv कैलकुलेट कर लूंगा. मेरे को अगर CO2 के लिए निकालना है तो वो भी निकल जाएगा. CO2 मतलब ट्राइएटॉमिक यानी गामा इक्वल टू 1.33, और R मेरे को कैलकुलेट करना है तो ये हो गया 8.314 डिवाइडेड बाय O2 यानी कि 32,
और कार्बन यानी कि 12। तो R मिल गया, गामा मिल गया, तो सारे गैसेस के लिए इस प्रकार से हम लोग Cp और Cv की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट फैशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv फॉर ऑल द गैसेस। तो चलिए अब हम सारी इक्वेशंस को नोट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशंस फॉर आइडियल गैस। फर्स्ट, PV is equals to N RT, where R is the universal gas constant. Second, PV is equals to M यहाँ पे मास आएगा kg में, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इंटू T। और मोस्टली हम लोग बेटा यही वाली इक्वेशन यूज करते हैं, PV is equals to MRT। थर्ड, we obtain that change in internal energy U2 minus U1 equal to CV T2 minus T1। Fourth, we obtain change in enthalpy H2 minus H1 equal to Cp T2 minus T1। Fifth, we obtain Cp by Cv equal to gamma, and sixth is Cp minus Cv equal to R। So बच्चों ये जितनी भी इक्वेशंस हैं, इनको अप्लाई करने के लिए आपको प्रोसेस कौन सी है ये सोचने की जरूरत नहीं है। ऑल द इक्वेशंस आर एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोसेसेस, क्योंकि इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। हिंदी में ये समझ लीजिए कि ऑल दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रोसेस। तो अगर आइसोबारिक प्रोसेस में मेरे को इंटरनल एनर्जी निकालना है तो वो Cv T2 माइनस T1 ही होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी सेम रहेगा। सिमिलरली एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मेरे को एंथैल्पी चेंज निकालना है तो वो Cp T2 माइनस T1 ही रहेगा। तो ये सारी इक्वेशन को यूज करने से पहले कौन सा प्रोसेस है इसमें बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं डालना है। दिमाग पे जोर सिर्फ इस बात का डालना है कि जिसके लिए अप्लाई कर रहा हो बच्चों वो आइडियल गैस होना चाहिए। दैट्स इट। क्योंकि आप लोगों की समस्या क्या है कि फॉर्मूला जब आप लोग याद कर लेते हैं तो जहां मन करता है वहां लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर बंदूक मिल जाए तो धाड़ धाड़ हर जगह चलाता है, वैसे ही आप लोग फॉर्मूले के साथ में करते हैं कि लोहा, लक्कड़, डस्टर, मोबाइल, हर जगह आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस के लिए ही वैलिड रहेगा और प्रैक्टिकली हम लोग जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनके लिए लगा सकते हैं बाय डिफॉल्ट। और अगर वाटर है या कोई भी सब्सटेंस अगर सुपरहीटेड रीजन में है और उसका प्रॉपर्टी टेबल आपको नहीं दिया हुआ है तो वहां पे आप आइडियल गैस लगा सकते हो। लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है, वहां पे आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं होगा। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी वहां पे काम नहीं आएगी। तो आई होप कि आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कब अप्लाई करना है और कब अप्लाई नहीं करना है। लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है, खासकर आप लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होता है उसमें आप आइडियल गैस इक्वेशन निकालते हैं, जो कि सही नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन हम सिर्फ आइडियल गैस या उस सब्सटेंस के लिए लगाएंगे जो कि सुपर हीटेड रीजन में है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। एनी डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बच्चों? चलिए ठीक है, तो फिर ठीक है, चलिए फिर अभी मैं क्लोज कर रहा हूं सेशन को। कल अपन स्टार्ट करेंगे प्योर सब्सटेंस, जहां पे अपने को स्टीम टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो, जो काम अभी मैं आइडियल गैस इक्वेशन से कर रहा हूं वही अगर लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होगा तो उसके लिए मैं स्टीम टेबल का इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि देखते हैं अपन क्या होगा। यहां पे मान लो मेरे को गैस का प्रेशर दे दिया, गैस का टेम्परेचर दे दिया और गैस का वॉल्यूम निकालना है, तो ये फॉर्मूला मैं यूज कर लूंगा और गैस का वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला तो मैं सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही यूज कर सकता हूं। अगर मान लो मेरे को लिक्विड और वेपर का मिक्सचर दिया हुआ है, लिक्विड वेपर मिक्सचर दिया है और उसके लिए मेरे को प्रेशर दिया हुआ है 10 बार और टेम्परेचर दिया हुआ है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लिक्विड और वेपर का मिक्सचर के लिए तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकता। तो अब उसका मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो मेरे को यूज करना पड़ेगा स्टीम टेबल। तो जो काम हम आइडियल गैस के लिए
डायरेक्टली इन फॉर्मूलों से कर सकते हैं, वही काम लिक्विड और वेपर मिक्सचर के करने के लिए मेरे को स्टीम टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूं कि अभी जो हमने डिस्कस किया है वो क्लियर है। और ये पता नहीं यार, एनी आइडिया आप लोगों को, यार वॉल्यूम आप लोगों का क्यों नहीं आ रहा है? चलिए, आई होप कि जो मैंने डिस्कस किया है इट हैज टू बी क्लियर, एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन जितनी चीजें बोला हूं बेटा, इसको दिमाग में एकदम बिठा लेना। आप लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि आप लिक्विड और वेपर मिक्सचर में आइडियल गैस की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, जो कि नहीं की जा सकती। चलिए फिर, आई एम क्लोजिंग द सेशन। कल डिस्कस करेंगे हम लिक्विड वेपर मिक्सचर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।